ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी उम्र के 30वें पड़ाव पर है और अपने अंधे पिता के साथ एक छोटी सी दुनिया में रहता है। उसकी माँ उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वो बस एक छोटा सा बच्चा था, या कम से कम उसे यही बताया गया था। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस का फोन आता है और वो जो बताते हैं उसे सुनकर इस शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस कहती है कि उसकी माँ की हड्डियों का ढांचा मिला है, यानी वो उन्हें छोड़कर कहीं गई नहीं थी, बल्कि दशकों पहले उसकी मौत हो चुकी थी। और सबसे खौफनाक बात, पुलिस को शक है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था। दोस्तों, ये कहानी है डोंग वान की, जो अपने पिता योंगू के साथ एक शांत जिंदगी बिता रहा था। उसके लिए उसका छोटा सा परिवार ही काफी था। उसके पिता योंगू भले ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनके हाथों में जैसे कोई जादू था। वो मोहरे बनाने यानी स्टैंप एनग्रेविंग के उस्ताद थे। लोग तो उन्हें चलता फिरता करिश्मा कहते थे। जब सुजिन नाम की एक लड़की उनकी कला पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आती है तो डोंग वान अपने पिता को इसके लिए मना लेता है। उसका मकसद शोहरत नहीं, बल्कि अपने पिता की इस अनमोल कला को दुनिया के सामने लाना था। शूटिंग के दौरान जब सुजिन उनके पिता योंगू का इंटरव्यू ले रही होती है तो डोंग वान दूर खड़ा बड़े गर्व से उन्हें देख रहा होता है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। सुजिन की नजर योंगू के हाथ पर एक पुराने निशान पर पड़ती है। जब वो इसके बारे में पूछती है तो योंगू बात को पूरी तरह गोल कर जाते हैं, जैसे उस पुराने जख्म में कोई ऐसा राज छुपा हो जिसे वो कभी कुरेदना नहीं चाहते। उसी रात योंगू अपने बेटे से साफ कह देते हैं कि उन्हें टीवी पर आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी डोंग वान कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजती है। फोन पुलिस का था। उन्होंने बताया कि उन्हें उसकी सगी मां के अवशेष मिले हैं। डोंग वान सन्न रह गया, क्योंकि आज तक वो यही जानता था कि उसकी मां उसे और उसके पिता को बेसहारा छोड़कर भाग गई थी। जब वो मुर्दा घर पहुंचता है तो कड़वा सच उसके सामने था। उसकी मां की हड्डियां पहाड़ों में काफी गहराई में दफन मिली थीं और साथ में उनकी पहचान का कार्ड भी था। 40 साल बीत चुके थे, इसलिए मौत की असली वजह बताना तो मुश्किल था, पर एक बात साफ थी, किसी ने उन्हें वहां जानबूझकर दफनाया था। मां का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन वहां कोई तस्वीर नहीं थी, क्योंकि डोंग वान ने कभी अपनी मां का चेहरा देखा ही नहीं था। वहां वो अपने पिता से फिर पूछता है कि उस दिन असल में हुआ क्या था। योंगू बस इतना ही कहते हैं कि एक दिन मैं घर आया और वो जा चुकी थी। जब बेटा पूछता है कि क्या किसी की उनसे दुश्मनी थी, तो पिता बस इतना कहकर बात खत्म कर देते हैं कि वो बहुत नेक दिल इंसान थी। तभी वहां उसकी मां के कुछ रिश्तेदार पहुंचते हैं, उसकी मौसियां और उनके बेटे, जिन्हें डोंग वान ने पहले कभी नहीं देखा था। पर अफसोस, वो वहां शोक मनाने नहीं बल्कि जायदाद के लालच में आए थे। उनके नाना की मौत के बाद कुछ विरासत उसकी मां योंग हाई के नाम थी, जिसे ये रिश्तेदार हड़पना चाहते थे। वो कहते हैं कि वो तो बचपन में ही घर से भाग गई थी, उसका कोई हक नहीं बनता, और भागने की वजह भी बड़ी अजीब थी। योंग हाई ने अपने पिता को किसी और औरत के साथ देख लिया था, और जब उसने ये बात बताई तो उसकी अपनी मां ने उसे थप्पड़ मार दिया। बस उसी दिन वो घर छोड़कर ऐसी निकली कि फिर कभी लौटकर नहीं आई। जब डोंग वान अपनी मां की फोटो मांगता है तो वो रिश्तेदार कहते हैं कि उनके पास कोई फोटो नहीं है। वजह ये थी कि योंग हाई को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो बदसूरत थी। ये शब्द सुनकर डोंग वान जैसे जमसा गया। वहीं पास बैठी सुजिन ये सब सुन रही थी और उसे लगा कि डॉक्यूमेंट्री के लिए ये एक जबरदस्त एंगल मिल गया है। वो अब अपनी फिल्म का रुख योंग हाई की तरफ मोड़ना चाहती थी। इसके कुछ दिन बाद सुजिन को उस दर्जी की दुकान का पता चलता है जहां उसकी मां गायब होने से पहले काम करती थी। उसका नाम था ब्लू विंड क्लॉथ। सुजिन वहां काम करने वाले कुछ पुराने लोगों से डोंग वान को मिलवाती है। बातों बातों में पता चलता है कि फैक्ट्री में लोग उसकी मां को डंग यानी गंदगी कहकर चिढ़ाते थे। डोंग वान को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो खामोश रहता है। पुराने कर्मचारी बताते हैं कि उसे वहां छोटे मोटे काम दिए जाते थे, सब उस पर हुक्म चलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसे टॉयलेट जाने की इजाजत सिर्फ 1 मिनट के लिए मिली और भीड़ की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाई। उस दिन सब उस पर हंसे और तब से वो नाम उसके साथ जुड़ गया। यहीं पर एक नया मोड़ आता है। एक वर्कर हिचकिचाते हुए बताती है कि उस फैक्ट्री का मालिक, जिसका नाम बेक था, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो कहती है कि अगर ज्यादा जानना है तो जिन्स सुक नाम की औरत से मिलो। साथ ही वो ये भी बताती है कि शायद बेक के पास उसकी मां की कोई पुरानी फोटो मिल जाए। डोंग वान को अब महसूस होने लगा था कि उसकी मां की जिंदगी उतनी सादी नहीं थी जितनी वो सोच रहा था। उसमें बहुत दर्द छुपा था। अगले दिन डोंग वान और सुजिन उस पुरानी दर्जी जिन्स सुक से मिलते हैं। जिन्स सुक रोते हुए एक ऐसा सच बताती है जो रूह कंपा देने वाला था। उसने बताया कि उनका बॉस बेक दिखने में तो बड़ा शरीफ था, लेकिन असल में वो एक दरिंदा था जिसने जिन्स सुक का शारीरिक शोषण किया था। जब मां योंग हाई को ये पता चला तो वो चुप नहीं बैठी। उसने बेक के दफ्तर जाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर उसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया।
हार न मानते हुए योंगहाई ने रात के अंधेरे में पूरे बाजार में पर्चे बांट दिए जिसमें बेक की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा था। अगली सुबह जब बेक फैक्ट्री आया तो हर तरफ थू थू हो रही थी। गुस्से में पागल होकर उसने न सिर्फ योंगही को नौकरी से निकाल दिया बल्कि जिन सुक ने भी उसे थप्पड़ मार दिया। जिन सुक को लग रहा था कि योंगहाई की वजह से उसकी बदनामी हुई है। आज सालों बाद जिन सुक को पछतावा हो रहा था कि शायद उसकी वजह से ही योंगही की जान गई। सुजिन और डोंगवान अब सीधे बेके के घर पहुंचते हैं। वहां का मंजर बड़ा घिनौना था। एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था और दीवारों पर औरतों की अश्लील तस्वीरें लगी थीं। सुजिन उसे पैसों का लालच देती है और बातों में फंसाकर पूछती है कि क्या उसने योंगहाई को मारा था। वो कहती है कि अब तो सजा भी नहीं होगी क्योंकि मामला बहुत पुराना है। लेकिन बेक जो जवाब देता है वो सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। बेक हंसते हुए कहता है, क्या वो अंधा पकड़ा गया जिसने उसे मारा था? बेक बताता है कि असल में योंगहाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अंधा पति योंगू ही था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। बेक एक पार्टी में अपने दोस्तों को योंगू की कला दिखा रहा था, लेकिन नशा चढ़ते ही उसने योंगू की बेइज्जती शुरू कर दी। उसने योंगू के सिर पर बियर उड़ेल दी और उसे भला बुरा कहा। योंगू सब चुपचाप सहता रहा। उसी रात जब दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे तो बेक के गुंडों ने उन्हें घेर लिया और योंगहाई को बड़ी बेरहमी से पीटा। योंगू बस गिड़गिड़ाता रहा। अगले दिन जब योंगहाई फिर से बेक से लड़ने गई तो बेक ने अपने आदमियों से कहा कि इस बार इसे पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन जब उसके आदमी पीछे गए तो उन्होंने जंगल में कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि अंधा योंगू अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर लादे जा रहा है और फिर उसने उसे एक खाई से नीचे फेंक दिया। बेक के आदमियों ने ही बाद में उस लाश को वहां दफनाने में मदद की थी। ये सच सुनकर आज की तारीख में डोंगवान पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका पिता, जिसे वो देवता मानता था, एक कातिल है। वो गुस्से में सुजीन का कैमरा छीनकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचते ही डोंगवान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और सीधा अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है। वो कांपती आवाज में उनसे बस एक ही सवाल करता है कि क्या उन्होंने ही उसकी मां को जान से मारा था। पर उसे लगा था कि शायद पिता मना कर देंगे, लेकिन यहां तो कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। योंगू ने न तो इनकार किया और न ही कोई सफाई दी, बल्कि उन्होंने बड़े ही ठंडे अंदाज में पलटकर पूछा, मैं उसे क्यों न मारता। अब योंगू अपनी जिंदगी का वो काला पन्ना खोलते हैं जिसके बारे में डोंगवान को कभी अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने बताया कि बचपन से ही अंधे होने की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे और उनके लिए जिंदगी किसी बोझ से कम नहीं थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सड़कों पर मोहरें, सील्स बेचने लगे। एक दिन योंगहाई उनके पास आई। वो उनकी पहली ग्राहक थी जिसने उनसे बड़े प्यार से बात की। वो अक्सर उनके लिए खाना लेकर आती और उनकी कला की तारीफ करती। पहली बार किसी ने योंगू को एक इंसान की तरह इज्जत दी थी। बाजार के दूसरे दुकानदार उन दोनों को साथ देखकर मजाक में कहते थे कि तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और बस इसी बात पर उन दोनों की शादी हो गई। गरीबी थी, मुश्किलें थी, पर डोंगवान के पैदा होने के बाद उनकी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक रात जब योंगू का एक दोस्त उनसे मिलने आया तो उसने सब तहस नहस कर दिया। योंगू ने बड़े गर्व से अपने दोस्त से कहा कि वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं क्योंकि उन्हें इतनी सुंदर पत्नी मिली है। ये सुनकर उनका दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, भाई अच्छा है कि तू अंधा है क्योंकि तेरी बीवी तो दिखने में किसी राक्षस जैसी लगती है। उसी पल योंगू को समझ आया कि जिन दुकानदारों ने उनकी शादी करवाई थी वो उनकी खुशी से नहीं जलते थे, बल्कि वो तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। सालों से अपनी अपंगता की वजह से बेइज्जती सहने वाले योंगू के लिए ये बात जहर बन गई। उन्हें लगा कि एक बदसूरत औरत का पति होना उनके अंधेपन से भी ज्यादा शर्मनाक है। धीरे धीरे उनके मन में नफरत घर करने लगी और वो चाहने लगे कि किसी भी तरह योंगहाई उनकी जिंदगी से चली जाए। उसी रात जब योंगहाई ने कहा कि वो बेक जैसे गलत इंसान के खिलाफ खड़ी होगी तो योंगू ने उसे रोकने की कोशिश की। बहस के दौरान जब योंगहाई ने फिर से वही बदसूरत शब्द इस्तेमाल किया तो जैसे योंगू के अंदर का शैतान जाग गया। उन्होंने गुस्से में उसका मुंह दबा दिया। संघर्ष के दौरान योंगहाई ने उनके हाथ पर नाखून भी मारे, वही निशान जो सुजीन ने देखा था, और उसी खींचतान में गलती से योंगहाई की जान चली गई। अंधे होने की वजह से उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें ये सब करते नहीं देखा है। वापस आज की बात करें तो पिता की ये दलीलें सुनकर डोंगवान का खून खौल उठता है। वो अपने पिता को धक्का देते हुए साफ कह देता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा सिवाय इसके कि उसके पिता एक कातिल हैं। इसके बाद वो सुजिन से मिलता है और उसे उसका कैमरा लौटा देता है, लेकिन उसने उस कैमरे से वो सारे सबूत मिटा दिए थे जो उसके पिता को गुनहगार साबित कर सकते थे। वो नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने उसके पिता का नाम खराब हो। सुजीन उसे जाते जाते बस एक ही बात कहती है कि तुम भी अपने पिता जैसे ही हो, जिसे लगता है कि दुनिया को सिर्फ खूबसूरत चीजें ही दिखानी चाहिए।
जाते जाते सुजिन उसे एक लिफाफा थमाती है। इसमें उसकी माँ की वो तस्वीर थी जो उसने बेक के घर से हासिल की थी। जब डोंगवॉन कांपते हाथों से वो फोटो देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी माँ वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा दुनिया ने कहा था। वो अपनी माँ का चेहरा देख पा रहा था और उसे समझ आ गया था कि वो कभी बदसूरत थी ही नहीं, बस लोगों की सोच घटिया थी। कहानी का अंत बेहद दर्दनाक होता है, जहां डोंगवॉन फूट फूट कर रो रहा है, अपनी माँ को खोने के गम में, अपने पिता की असलियत के बोझ तले और इस कड़वे सच के साथ कि उसकी बेकसूर माँ को कभी इंसाफ नहीं मिल पाया।